ड्रामा के स्टार्टिंग में एंजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही थी उनके रिलेशनशिप का। यहाँ पर तभी उसे जीजी का कॉल आता है और वो वहाँ से उठ करके जाने लगता है। इस बात पर एंजी उसे गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? तुम बॉयफ्रेंड मेरे हो और हमारे एनिवर्सरी वाले दिन तुम किसी और लड़की के कॉल आने पर उठ करके जा रहे हो। वो कहता है कुछ अर्जेंट काम है, तुम खाना खा के घर चले जाना। इस बात पर एंजी बहुत ही गुस्सा होती है और गू को ब्रेकअप कर लेने के लिए कहती है और गू इतना कैजुअली रिएक्ट करता है जैसे कि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और उसे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है। वो वहाँ से जाता है और हम लोग देखते हैं कि एनजी का फ्रेंड फुएन यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है कि ओह तुम्हारे 3 साल के बॉयफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। एनजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे परेशान मत करो। यहाँ पर वो तीनों ही एक्चुअल में सेम कॉलेज में पढ़ा करते थे। एंजी जब घर जाती है तो वो देखती है कि गू उसी के घर में जीजी के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखते ही वो भड़क जाती है और जीजी को खींच करके एक थप्पड़ मार देती है। बोलती है कि तुम कितनी बेशरम हो, अभी मेरा गू से प्रॉपर ब्रेकअप भी नहीं हुआ है और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ टिकी पड़ी हो। एंजी को ऐसा बोलते देख करके जीजी कहती है तुम्हारा गलतफहमी तोड़ने का वक्त आ गया है। मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, तुम हो। 3 साल पहले जब मैं फॉरेन जा रही थी तो ये देखो गू ने अपने हाथों से मुझे लव लेटर लिखा हुआ था। जब ये चीज़ एंजी देखती है तो वो समझ जाती है कि इन 3 सालों में गू उसे जीजी का सिर्फ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा होता है। आफ्टर 3 इयर्स जब यहाँ पर वापस से जीजी लौट करके आई है तब वो वापस से उसके साथ आ गया है। एंजी इस बात पर गुस्सा गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसे जीजी ही पसंद थी और वो उसके साथ रहना चाहता था तो उसे उसी का इंतज़ार करना चाहिए था। उसने उसकी फीलिंग के साथ खेल करके सही नहीं किया। वो बस उसे कैजुअल सा यहाँ पर सॉरी बोलता है, हाँ, जैसे कि उसने उसकी कोई ऐसी गलती की होगी जो कि सिर्फ़ एक सॉरी कहने से ठीक हो जाएगी। हाँ जी, अब इस बात पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फाइनली वाला उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। बाहर जाते ही वो फुएन से टकराती है। फुएन अभी तक गया नहीं था। उसे पता था कि एंजी को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और वो यहाँ पर जब आता है तो देखता है कि एंजी गू की वजह से वापस से रो रही है। वो उसे हग करते हुए कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब थी। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है। जब वो जगती है तो देखती है कि फ़ोएन अब भी यहीं पर है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें इतना भी मेरा केयर करने का ज़रूरत नहीं है। फ़ोएन उसे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ कर के कैसे जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर फ़ोएन की कज़न सिस्टर आती है और उसे देख कर के एंजी को लगता है कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फ़ोएन उसे कहता है 1 मिनट है तुम्हारे पास, खिसक लो यहाँ से वरना तो मैं तुम्हें बहुत पिटाई करने वाला हूँ। तो फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फ़ोएन कह रहा होता है कि ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एंजी कहती है मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए। फ़ोएन एक्चुअल में एंजी को पसंद किया करता था, लेकिन उसे पता था कि वो गो के साथ रिलेशनशिप में है। दैट्स व्हाई वो यहाँ पर उसे ये बातें कह नहीं सकता है। वो एंजी से पूछता है कि तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने गो से ब्रेकअप तो कर लिया। एंजी कहती है कि मैं इतनी सीधी-सादी और दूध की धूली तो हूँ नहीं जो इतनी आसानी से उन्हें जाने दूँ। अब जब उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है तो इस धोखा का बदला तो उनसे लेना ही पड़ेगा। फ़ोएन उसका हेल्प करने के लिए तैयार था लेकिन एंजी अभी उससे हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं थी। एंजी को दूसरों से एहसान लेने की आदत नहीं थी और फ़ोएन तो उसके हिसाब से उसका अच्छा फ्रेंड ही था, लेकिन आगे कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जो कि खुद एंजी को पता भी नहीं था। जब फ़ोएन वहाँ से जा रहा होता है तब थैंक्स बोलने के लिए एंजी उसे अपने साथ नेक्स्ट सैटरडे लंच करने के लिए बोलती है। ये सुन कर के वो खुश हो जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद एंजी वहाँ से निकलती है तो वो गो और जीजी से मिलती है। वो लोग भी यहाँ चेकअप कराने के लिए आए हुए थे। जीजी यहाँ पर एंजी को इंसल्ट करने का कोशिश करती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जंग में कौन सा फतह जीत लिया। तो एंजी कहती है कि तुम्हें ही ये कचरा मुबारक, वैसे भी तुम मेरे यूज प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हो और मैं यूज प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोल करके वो कंपनी चली जाती है। कंपनी में जाने पर हमें पता चलता है कि गो और एंजी दोनों सेम ही कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एनजी को जब कुछ पेपर्स पर साइन करने के लिए वो बोलता है तो वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि इन पेपर्स में प्रॉब्लम है। आफ्टर दैट वो अकेले लंच करने के लिए जाती है तो वहाँ पर फुएन आ जाता है। फुएन उसे कहते हैं तुमने मुझे लंच करने के लिए इनवाइट नहीं किया। एनजी कहती है क्योंकि यहाँ पर अभी वो दिन आया नहीं था जहाँ हमें साथ में लंच करना। लेकिन फुएन अब जानबूझ करके अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एनजी के साथ बिता रहा था। ये जो चीज़ें है ना, वो फुएन की दूर की रिलेटिव भी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है।
जेजे यहाँ पर आई हुई है, वो अमीर घराने से बिलॉन्ग करती है, तो उस वजह से सब यहाँ पर एंजी को बिट्रे कर रहे थे। उसका जो खुद का सेक्रेटरी था, वो भी यहाँ पर एंजी के खिलाफ ही गवाही दे रहा होता है कि एंजी ने फ़ोइन की कंपनी से काम को गलत तरीके से करने के लिए ऐसे घूस लिया हुआ है। लेकिन एंजी कहती है कि सोच लो, अगर मैंने एक बार यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर दी तो फिर तुम लोगों का क्या होगा? वो फ़ोइन को कॉल करती है, किसी को लगा नहीं था कि फ़ोइन यहाँ पर एंजी का हेल्प करने के लिए आएगा, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर आ जाता है। आते ही यहाँ पर क्लियर करता है कि एक्चुअल में ये पैसे एंजी ने नहीं लिए हैं, जीजी ने मुझे उसे फँसाने के लिए ऐसा कहा था और इस चीज़ के लिए मुझे अच्छे खासे पैसे भी दिए हुए थे। अब जब जीजी का बात यहाँ पर सामने आ रहा था तो जीजी इस बात को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देती है। वो यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आता है और वो कहता है कि चलो जीजी से गलतफ़हमी हो गई होगी कि एंजी ने यहाँ पर उससे कंपनी से पैसे लिए हैं, तो इस बात को ख़त्म करते हैं यहीं पर। वो कहता है ऐसा कैसे? जब वो यहाँ पर एंजी को सरेंडर कर रही थी कि उसने ये घूस लिया है और उसे जेल जाना पड़ेगा, तो फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बदले जीजी को एंजी को सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। मजबूरी में यहाँ पर जीजी को एंजी को सॉरी तो बोलना पड़ता है, लेकिन एंजी एक-एक करके उन्हें उनका सबक सिखाने ही वाली है। यहाँ पर एनजी के लिए वो लोग थोड़ी मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन लास्ट में उन्हें पता नहीं है कि जीतने कौन ही वाला है। एनजी भी उन कमज़ोर लड़कियों में से नहीं थी और ना ही इमोशनल फूल थी। वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो फ़ोइन अभी उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम मेरी हेल्प ले भी लो, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी गो और जीजी को सबक सिखाने के लिए। फ़ोइन के साथ वहाँ से बाहर जाती है। उसका मूड थोड़ा-सा ऑफ था तो फ़ोइन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर के जाता है। वो एक छोटे से रोड साइड स्टॉल पर लेकर के जाता है क्योंकि पता था कि एनजी को स्ट्रीट फूड खाना पसंद है, जहाँ पर कि वो लोग कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सारे यहाँ पर जीजी की बुराई कर रहे थे ऑनलाइन, क्योंकि उसने कैसे एनजी को फँसाने के लिए ये झूठा खेल रचा था। इस बात पर जीजी काफ़ी गुस्सा करने लगती है तो गो उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं एनजी से इस बारे में ज़रूर ही बात करूँगा। फिर वो अपने ऑफ़िस में चले जाता है और जेजी के कैरेक्टर को क्लेरिफ़ाई करने के लिए वो लव लेटर वाला जो बात था, फ़ोटो था, उसे सोशल मीडिया पे डाल देता है। क्योंकि सब ये कह रहे होते हैं कि जेजी ने गो और एनजी के रिलेशनशिप को तोड़ा है, लेकिन गो और एनजी का रिलेशनशिप तो सीक्रेट था। गो ने जानबूझकर के उसके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा था। अगले दिन एनजी को ये लव लेटर वाला बात पता चलता है तो वो काफ़ी गुस्से में पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पर कि गो और जीजी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करने के लिए गए हुए थे। बहुत कम ही लोगों को पता था कि गो पिछले 3 सालों से एनजी के साथ रिलेशनशिप में है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जीजी गो की पहली प्यार है और अब वो वापस आ गई है, तो वो दोनों ही यहाँ पर अब साथ में एंगेज्ड होने वाले हैं। दोनों यहाँ पर साथ में डांस वांस कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं लगा था कि इतना ट्रोल ऑनलाइन होने के बाद एनजी तुरंत ही यहाँ पर पब्लिक अपीयरेंस करने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर एंजी आ जाती है और कहती है ये सही था तुम्हारा, 3 साल तुम मेरे से प्यार जताओ, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो और इस बात को हिडन रखो ये बोल कर के कि ऑफ़िस रोमांस अलाउड नहीं है, और जब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाए जी तो तुम मुझे छोड़ कर के उसके पास चले जाओ। लेकिन फिर भी सब यहाँ पर एनजी की ही बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग जीजी की पार्टी में आए हुए थे और एनजी के कंपेयर में जीजी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो लोग उसका इंसल्ट कर रहे थे। एनजी का जब इतना इंसल्ट हो रहा होता है तब फ़ोइन यहाँ पर उसके सपोर्ट में आता है। हालाँकि एनजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ़ोइन इतनी जल्दी उसका सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। फ़ोइन भी एक्चुअल में जीजी से ज़्यादा पावरफुल था। शेर को सवा शेर मिलता है ना, यही वाला बात यहाँ पर लागू हो रहा था। अब फ़ोइन के आते ही जीजी की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। फ़ोइन यहाँ पे क्लेरिफ़ाई करता है कि गो एक्चुअल में एनजी के साथ पहले रिलेशनशिप में था। रिश्ता तोड़ने का काम जीजी ने किया है, ना कि एनजी कोई मिस्ट्रेस है इनके रिलेशनशिप में, मिस्ट्रेस तो वो है। और साथ ही में यहाँ पर वो कहता है एनजी तुम्हें जो करना है तुम इसके साथ करो। तो एनजी सेम यहाँ पर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि जीजी ने उसके साथ बिहेव किया था और उसे वार्न करती है कि बेटा अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली तुमसे कमज़ोर हूँ, तो मैं हार जाऊँगी, तो इस बात को भूलना मत। जीजी बहुत ही गुस्सा कर रही थी और वो एनजी पर वापस से अटैक करना चाह रही थी, लेकिन गो उसे रोक लेता है। और फ़ोइन एंजी को वहाँ से लेकर के जाता है, घर जाकर के अपना गुस्सा जीजी यहाँ पर गो पर निकालती है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी काम डाउन था और वो जीजी को काम डाउन होने के लिए कहता है और कहते हैं कंपनी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर जीजी को रिंग दे करके शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है। अब गो के मन में तो ये थॉट चल रहा था कि शायद वो अपने लाइफ के लिए सही डिसीज़न ले रहा है।
जीजी उससे शादी करने के लिए हाँ कह देती है। गोविंद एंजी को घर लेकर के जा रहा होता है, उसे एंजी को छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन एंजी जानबूझ कर के यहाँ पर थोड़ा-सा रोहित के साथ फ्लर्ट कर रही होती है ताकि वो जान सके कि उसके मन में क्या है। फिर वो एंजी को घर छोड़ता है तो वो उसे थैंक्स बोलती है उसे सेफली यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो घर जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम आई हुई थी, जो कि उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी और कह रही होती है कि उसने गू से ब्रेकअप क्यों किया। तो वो कहती है क्योंकि यहाँ पर वो एक चीटर है। उसकी मॉम कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें अरेंज मैरिजेस करना चाहिए। एंजी कहती है माना कि मेरा डिसीजन गलत था, लेकिन मुझे इस बात पर कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने गू के साथ एक सही रिलेशनशिप निभाया था। चीट उसने किया है तो गलती मेरी कहाँ से है। दोनों के बीच इस बात को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं और एंजी गुस्से में घर से बाहर निकल जाती है। वो काफ़ी उदास थी, घर से अकेले ही वो ऐसे टहलते हुए जा रही थी, उसके पैर में मोच भी आ गया था। तो फ़ोन वापस से एंजी का केयर करने के लिए आता है। एंजी बहुत ही हेल्पलेस फ़ील कर रही होती है और जब भी उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फ़ोन यहाँ पर ज़रूर ही होता है। एंजी उसे कहती है कि आखिरकार वो उसका क्यों ही इतना हेल्प कर रहा है, तो फ़ोन मन में कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसीलिए। फिर वो उसे ले जा कर के उसके पैर में जो चोट लगा था उस चीज़ के लिए पेन किलर अप्लाई करता है। फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और एंजी यहाँ पर फ़ोन के कमरे में बैठ कर के बहुत ही ड्रिंक करने लगती है। फ़ोन का तब जान जाता है, तो वो एंजी को रोकने के लिए जाता है क्योंकि वो नशे में अपनी तबीयत ख़राब कर सकती है, लेकिन एंजी कहाँ ही रुकने वाली थी। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। फ्लैशबैक में उसे याद आ रहा था कि वो एक्चुअल में खुद फ़ोन को पसंद करती थी। कॉलेज टाइम में उसने खुद फ़ोन को आगे बढ़ के किस किया था। हालाँकि पसंद तो फ़ोन भी करता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वज़ह से दोनों एक नहीं हो पाए थे। तो आज भी ऐसे ही नशे की हालत में वो वापस से फ़ोन को किस करती है। लेकिन फ़ोन यहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि वो कल सुबह रिग्रेट करने वाली है। वो खुद फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है और एंजी यहीं पर सो रही होती है हॉल में। जब वो आता है तो फिर वो एंजी को उठा कर के कमरे में लेकर के जाता है ताकि वो रेस्ट कर सके। वो एंजी को कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारा रिवेंज पूरा करने में तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा और मैं अब तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए आना ही होगा। मैंने तुम्हें गो के साथ छोड़ कर के देख लिया, वो तुमसे कितना प्यार करता है। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है। अगली सुबह जब एंजी की नींद खुलती है तो वो खुद को फ़ोन के कमरे में देखती है। वो सोच नहीं पाती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है और वो जल्दी-जल्दी वहाँ कमरे से बाहर निकलती है। उसके फ्रेंड लोगों का कॉल था ऑफ़िस आने के लिए, वो लोग उसे बोल रहे होते हैं। एंजी हॉल में जाती है तो वहाँ पर उसे इस तरीके से कॉल आता है गू का। वो ऑफ़िस के मैटर में एंजी का यहाँ पर हेल्प करने के लिए कॉल किया था, लेकिन एंजी कहती है, वो क्या है ना कि मैं अपने एक्स लोगों से कोई हेल्प नहीं लेती और अगर तुम ये तरस खाने की एक्टिंग मेरे सामने कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देती है। क्या अगू को रिग्रेट हो रहा है जीजी को चूज़ करके या उसे अफ़सोस हो रहा है एंजी को छोड़ कर के, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक्स के पास वापस जाने का डिसीज़न 99% टाइम तो आपका गलत ही होता है। और ये बातें जीजी सुन लेती है कि गू अब भी एंजी के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन चाइनीज़ ड्रामा की हीरोइन है, ढक्कन तो होगी ही, वो तो यही सोचेगी ना कि वो लड़की ये मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तो देवता है ना, उससे थोड़ी ना कुछ गलती हो सकती है। तो वो एंजी से नफ़रत करते हुए उसे हर्ट करने का प्लान करती है और उसने यहाँ पर क्या प्लान बनाया था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एंजी ऑफिस से निकल कर के फ़ोन के आने का वेट कर रही होती है। तभी एक इंसान आकर के उसे किडनैप कर लेता है। ये एक्चुअल में एंजी का दुश्मन हुआ करता था ऑफिस टाइम में और अब उसे एंजी से बदला लेने का मौका मिला है। वो एंजी को किडनैप करके लेकर के जाता है। एंजी को समझ नहीं आता कि इसकी इतनी हिम्मत अचानक से कैसे बढ़ गई मुझे किडनैप करने की। वो इनको पता चलता है कि एंजी को किडनैप किया गया तो सबसे पहले गुस्से में जीजी के पास जाता है। उसे बुली करते हुए पूछता है एंजी किधर है, बता दे वरना वो उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। डर के मारे जीजी को यहाँ पर बताना पड़ता है कि एंजी को किसने किडनैप करके लेकर के गया है। तब तक एंजी खुद को सेव करने का कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर फ़ुइन पहुँच जाता है और वो उस इंसान की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और एंजी को वहाँ से लेकर के जाता है। एंजी थोड़ी सी डरी हुई थी इस किडनैपिंग वाले इंसिडेंट के बाद। वो फ़ुइन के घर पर थी, वो फ्रेशन अप होकर के बाहर आती है।
फ़ोएन से कहती है उसे बाहर जाना है कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर। फ़ोएन उसके साथ जाता है, लेकिन बाहर भी गू के साथ का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जहाँ पर वो रुकी थी, वो ऑफ़िस के कुछ कलीग भी वहाँ पर आए हुए थे और उन्हें गू और जीजी और एंजी के बारे में क्या चल रहा है सब कुछ पता था, तो सब उसी बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। एंजी जाके उन्हें क्लियर करती है कि दूसरों की लाइफ़ में ज़्यादा इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। एंजी और फ़ोएन यहाँ पर बैठ कर के साथ में अपना लंच एन्जॉय कर रहे होते हैं। साथ ही में यहाँ पर वो उसे आगे क्या करना है ऑफ़िस का, इस बारे में भी डिस्कशन कर रहा होता है। ये सारे डिस्कशन की वजह से उनके बीच की दोस्ती पहले से और कहीं ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। एंजी का था कि वो जीजी को सबक ज़रूर सिखाएगी। अगर उसने इस तरीके से उसे थर्ड पार्टी वहाँ रिलेशनशिप में नहीं दिखाया होता, तो वो उसे जाने भी दे देती, लेकिन आफ्टर दैट भी वो उसे बहुत ही परेशान करती रहती है। इधर वो अपना काम कर रही होती है और गू इनडायरेक्टली एंजी का हेल्प करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन एंजी ने कभी भी गू का हेल्प एक्सेप्ट ही नहीं किया। वह चुप करके एंजी पर नज़र रखा करता था। एंजी अपने काम में लगी हुई थी। उसे कंपनी की तरफ से पार्टी-वार्टी में भी जाना था, जो कि पार्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली थी। उस पार्टी में जीजी भी आने वाली थी, ये बात तो उसे भी पता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो क्या ही कर सकती थी, जाना तो ज़रूरी ही है। रेडी-वेडी हो करके वो फूहन के साथ उस पार्टी में पहुँचती है। वो पार्टी में इतनी प्रिटी-प्रिटी बन करके आई हुई थी कि एक्चुअल में यहाँ पर फ़ोहन भी काफ़ी उसे खूबसूरत लग रहा था और उसकी बड़ाई कर रहा था। साथ ही में यहाँ पर वो उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है, जो कि एक्चुअल में काफ़ी कॉस्टली था। एंजी उसे नहीं लेना चाह रही थी, बट वो कहता है कि नहीं, इसे रख लो, ये तुम्हारे ड्रेस के साथ जा रहा है। आफ्टर दैट वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि गू और जीजे आए हुए थे, और वो लोग यहाँ पर जो इस तरीके से आए हुए हैं, तो सब उनके कपल की बड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंजी पहुँचती है फ़ोएन के साथ, तो सब उसकी काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। वो भी यहाँ पर उसे देखने लगता है, तो जीजी उस पर गुस्सा करती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। एंजी अब उसकी एक्स है, कहीं न कहीं उसे ये भी पता चल गया था कि गू अब भी एंजी को भूल नहीं पाया है। लेकिन जीजी यहाँ पर एंजी को वार्न करती है कि अगर वो यहाँ पर उसका तमाशा बनाने के लिए आई है, तो वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगी। एंजी हँसते हुए कहती है कि मेरे पास, जब वो उसके नेकलेस को देखती है तो कहती है कि लगता है कि तुम्हारा कोई शुगर डैडी है जिसने कि तुम्हें इतना महँगा नेकलेस गिफ्ट किया है। उसे नहीं पता था कि उसे फ़ोएन ने गिफ्ट किया है। लेकिन फ़ोएन आगे आते हुए कहता है कि मैंने एंजी को ये नेकलेस गिफ्ट किया है, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रहा है, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। दूसरी लड़कियों से जलना ये अच्छी बात नहीं होती है। सब यहाँ पर जीजी के बारे में गॉसिप करने लगते हैं कि क्या सच में यहाँ पर वो गू और एंजी के बीच में आई थी। अब उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वापस से सब उसे मिस्ट्रेस के तौर पर ही ज़ाहिर कर रहे थे। भले ही गू ने यहाँ पर जीजी को शादी करने के लिए प्रपोज़ किया था, तब भी। जब बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो जीजी गुस्से में आ कर के यहाँ पर एंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर फ़ोएन बीच में आ जाता है। तो वो फ़ोएन की बुराई करने लगती है कि वो तो खुद ही अपने ख़ानदान का नाजायज़ औलाद है। वो काहे यहाँ पर एंजी को प्रोटेक्ट करेगा। एंजी यहाँ पर फ़ोएन के कान ढक लेती है कि उसे ये बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, और गू जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर फ़ोएन के पीठ में चोट लगा हुआ था, तो एंजी उस पर दवा अप्लाई कर रही थी, और वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जीजी की बातों पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। उसे फ़ोएन के लिए बुरा लग रहा था। फिर जब वो वहाँ से बाहर जाती है, तो गू उससे मिलने के लिए आता है। कंपनी का हेल्प करने के बहाने वो उसके करीब जाने का कोशिश कर रहा था। वो कह रहा होता है कि फ़ोएन उसके लिए सही नहीं है, वो उससे दूर रहे। एंजी कहती है, वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, और तुम मुझे सही-गलत का ज्ञान ना ही दो तो बेहतर होगा। फ़ोएन यहाँ पर उनकी बातों को सुन रहा था। उसने एक्सपेक्ट किया था कि एंजी बोलेगी कि हाँ, वो फ़ोएन से प्यार करती है, लेकिन उसने यहाँ पर गू को ये बातें बोली नहीं। एंजी के जाने के बाद वो गू से बात करने के लिए जाता है और कहता है, तुम्हारी अब वाइफ़ जीजी है, मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ना बंद करो, वरना पता है कि तुम जो अपनी कंपनी के पोज़ीशन पर उछाल रहे हो, उसे छीनते मुझे देर नहीं लगेगा। ऐसा कह के वो भी वहाँ से चले जाता है। पीठ में चोट लगने के बहाने वो एंजी के साथ उसके फ्लैट जा रहा था, तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है, और वो एंजी पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने मना किया था कि वो लव रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, फिर भी वो ऐसा कर रही है। एक्चुअल में कॉलेज टाइम में फ़ोएन और एंजी की दोस्ती के बारे में उसकी मॉम को पता था, और उसने साफ तौर से मना कर दिया था कि वो इस रिलेशन को कभी अप्रूव नहीं करने वाली है। इसी वजह से एंजी को फ़ोएन से दूर होना पड़ा था, लेकिन उसे इस बात का रिग्रेट तो था बाद में, क्योंकि वो एक्चुअल में उस समय फ़ोएन से प्यार करती थी। फ़ोएन उसका फर्स्ट लव हुआ करती थी, और उसने ये बात फ़ोएन को कभी नहीं बताया। लेकिन अब वो इस बात से पीछे नहीं हटने वाली है। उसने गू को भी प्यार करके देख लिया ना, उसे धोखा ही मिला।
तो वो फ़ोन को ही चूज़ करने का डिसाइड करती है, अब चाहे जो हो जाए। अब यहाँ पर फ़ोन इस तरीके से घर पर था, एंजी उसके लिए खाना-वाना बना रही होती है। लेकिन एंजी भाई साहब तो जानबूझ कर के यहाँ पर फ़ोन को छेड़ रही थी और वो चुपचाप वहाँ से खिसक लेता है। अगली सुबह एंजी को ऑफ़िस के काम से कहीं जाना था तो फ़ोन उसे रिसीव करने के लिए ऐसे मस्त कोट-वोट पहन कर के आ जाता है। वो थोड़ा-सा ओवर ड्रेस्ड अप करके यहाँ पर आया हुआ था। ऑफ़िस में सब लोग यहाँ पर एंजी का बारे में ही बात कर रहे होते हैं। कुछ लोग आए हुए थे जो कि कू के सपोर्ट में थे, तभी वहाँ पर एंजी वो इनके साथ आती है और कहती है तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। जब मैं इस कंपनी में काम करती थी, तो तुम्हें लगता था कि मैं कू के साथ सोने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ और अब जब मैं दूसरी कंपनी में सोच रही हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं फ़ुएन के साथ सो कर के इस कमरे में काम करती हूँ और अगर हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है तो लगे फ़ुएन मेरा पहला प्यार है। और मैं गो के चीटिंग के बाद वापस से फ़ोन को परसू करने का प्लान कर रही हूँ। जब वो ऐसा बात बोलती है तो फ़ोन शॉक्ड हो जाता है और वो उसे अपने ऑफ़िस में लेके जाके कहता है कि क्या ये बात सच है? एंजी कहती है कि हाँ, ये बात सच है कि तुम मेरे पहले प्यार हो और मैं वापस से तुम्हें परसू करने का प्लान कर रही हूँ। ये बातें गो तक भी पहुँचती है और वो बोलता है एंजी से कि मुझे तो लगा था कि शायद मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। इस बात पर एंजी उसे कहती है मुझे भी तो यही लगा था कि तुम मेरे पहले मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। बट चीज़ें अलग है ना, तो फिर तुम मुझसे ये एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो और बात-बात पर मुझसे मिलना बंद करो। मैं फ़ोन के साथ हूँ और उसे ये बात पसंद नहीं आएगा। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फ़ुएन यहाँ पर गू को वार्न करता है, ये मेरा तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। गू हँसते हुए कहता है, वो कोई तुम्हारा पहला प्यार नहीं है और देख लेना, वो तुम्हें भी आज नहीं तो कल छोड़ देगी। इस बात पर फ़ुएन उसे कहता है, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगा कि वो किसके साथ रहना चाहती है। अब चलो निकलो यहाँ से। आफ्टर दैट वो एंजी के पास जाता है। एंजी फ़ोन से पहले प्यार तो करती थी, लेकिन अब वापस से उसे प्यार करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अभी-अभी उसका रिलेशनशिप टूटा था, दैट्स व्हाई। वो दोनों कार में रोमांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गू और जीजी आ जाते हैं। उन्हें ना जाने क्या चुल मचा रहता है, हमेशा ही दूसरों की ज़िंदगी में टाँगें अड़ाने के लिए। कोहेन भी कम नहीं था, वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे बंदे को तुम्हारे साथ पसंद नहीं आ रहा, जो वो तुम्हें छोड़ कर के बार-बार एंजी से मिलते रहता है। ऐसा बोल कर के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जीजी गुस्सा कर रही थी बस जाने के बाद, लेकिन गू यहाँ पर सिचुएशन को सँभाल लेता है। एंजी को अकेले ही अंदर जाना था, फ़ोएन साथ जाना चाह रहा था बट वो मना कर देती है। काम-वाम करने के बाद जब वो लौटती है तो फ़ोएन तब भी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो दोनों बाहर जो है बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए थे, तो वो साथ में ही रह रहे थे। ये बातें यहाँ पर गो को भी पता चलता है कि वो इनके साथ मिल कर के सिर्फ़ काम नहीं कर रही है, उसके साथ वो लिव इन में रह भी रही है। जीजी जब ये बातें सुनती है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो अब भी एंजी के पीछे ही जा रहा है, तो एंजी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना ही सही है। वो वहाँ के एक बिज़नेस मैनेजर को पैसे दे कर के ऐसा काम करने के लिए बोलती है। एंजी जब अपने कमरे में गई थी, तब वो ज़बरदस्ती उसके कमरे में एंटर कर जाता है और उसे वो लव डोज़ दे देता है, जिससे कि एंजी काफ़ी नशे में होने लगती है और वो उसके साथ बदतमीज़ी करने का कोशिश करता है। लेकिन थैंकफुली तब तक फ़ोन यहाँ पर पहुँच जाता है। उस मैनेजर की पिटाई लगाने के बाद वो उसे वहाँ से भेजता है और फिर एंजी यहाँ पर फ़ोन के साथ रोमांस करने लगती है। फ़ोन भी यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाता है क्योंकि एंजी से वो शुरुआत से ही प्यार कर रहा होता है। आफ्टर दैट वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और उसके बाद फ़ोन एंजी से पूछता है कि क्या सच में यहाँ पर वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है ना? इस बात पर एंजी हाँ कह देती है। वो दोनों यहाँ से एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे और एंजी को ये बातें गो की तरह किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। वो अपनी फ्रेंड से मिलती है जिससे कि वो बिज़नेस डीलिंग की बात करने के लिए गई थी, तो वो उसे ये बातें बता देती है। वो कहती है 3 साल पहले का डिसीज़न ही तुम्हारा गलत था। आफ्टर दैट हम लोग फ़ोन को देखते हैं जो अपने घर पर था और वो जीजी के डैड को वार्न कर रहा होता है कि अगर यहाँ पर उसने एंजी को परेशान करना बंद नहीं किया तो आपको पता है कि मैं आपकी कंपनी के साथ क्या कर सकता हूँ। अब फ़ोन एक्चुअल में पावरफुल था तो जीजी के डैड फ़ोन का ही सपोर्ट करने का डिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट वो एंजी से मिलता है और बताता है कि मैं यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर एंजी को पता था कि ऑब्वियस सी बात है कि वो नाजायज़ औलाद है तो फ़ोन को भी अपनी फैमिली से उतना प्यार नहीं मिलता होगा। तो वो यहाँ पर फ़ोन को इमोशनल सपोर्ट दे रही होती है, तभी वहाँ पर एक अ, फू नाम का बंदा आता है जो कि यहाँ पर एनजी का सेक्रेटरी बनना चाह रहा था। एनजी उसे अपने सेक्रेटरी रख लेती है, हालाँकि वो काफ़ी कम एज का भी था और फ़ोएन को जेलस हो रहा था
लेकिन वो कहती है कि ये काफ़ी बड़ी कंपनी का सीईओ का बेटा है। मुझे जानना है कि आखिरकार इसका क्या प्लान है जो ये मेरे पास आया हुआ है। एंजी को पता चलता है कि गू का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम ये डिज़र्व करते हो। तुमने मेरे साथ बुरा किया था और अब तुम्हें उस बुरे की सज़ा मिल रही है। अगले दिन फ़ोन यहाँ पर एनजी के लिए एक लव कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आता है। वो एनजी के साथ 3 साल डेट करेगा और आफ्टर दैट उससे शादी करने के बारे में सोचेगा। क्योंकि उसका कहना था कि उसने यहाँ पर गो के साथ 3 साल डेट किया इसी वजह से। एंजी मान जाती है। इधर इस बंदे फू को हम लोग देखते हैं जो कि एंजी और उसकी कंपनी पे नज़र रखा हुआ था। वो एक्चुअल में एक मोटिव के लिए ही यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन वो क्या मोटिव है वो हमें आगे पता चलेगा। एंजी एक ऑक्शन पार्टी में जाती है जहाँ पर कि गो और जीजी भी आए हुए थे। एज यूजुअल वो यहाँ पर एंजी का इंसल्ट करने का कोशिश करती है, तो एंजी उसे कहती है, ए बहन चल ना, मेरे पास तेरे बकवासों के लिए इतना टाइम नहीं है। साथ ही में यहाँ पर जो उसका सेक्रेटरी फू था, वो भी यहाँ पर एनजी के साथ आया हुआ था। उन्हें पता नहीं था कि फू एक्चुअल में कितने बड़े सीईओ का बेटा है, इसलिए वो लोग यहाँ पर फू का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं कि लगता है कि फूहन से मन भर गया तो अपने सेक्रेटरी फू के साथ वो अफेयर चला रही है। लेकिन एनजी इनकी बातों को इग्नोर करके वो करने के लिए चली जाती है। ऑक्शन स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि जीजी को फंसाने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया था। जानबूझकर के एनजी पहले प्राइस बढ़ाती है और फिर महंगे दामों में वो शेयर्स जीजी को सेल कर देती है। ये उसका और फ़ुएन का प्लान था। फ़ुएन से वो कहती है, तो कैसी रही मेरी एक्टिंग? फ़ुएन कहता है कि बिल्कुल परफ़ेक्ट। जीजी और गू तो उनकी चाल में फँस ही चुके हैं। उसे यहाँ पर फ़ू की फ़िक्र होती रहती है कि कहीं वो एंजी के साथ फ्लर्ट ना करे। अगले दिन वो दोनों जाकर के शादी का सर्टिफ़िकेट ले लेते हैं, क्योंकि अब मैटर थोड़ा ज़्यादा ही अलग बदल गया था। 3 साल डेटिंग बाद में कर लेंगे, पहले शादी का सर्टिफ़िकेट लेना ज़्यादा ज़रूरी था। सोशल मीडिया पर वो लोग उसे अपलोड भी कर देते हैं। ये बातें तुरंत उसकी मॉम को पता चल जाती है और वो एंजी पर गुस्सा करने लगती है कि वो शादी को मज़ाक बना करके रखी है। लेकिन एंजी पीछे हटने वाली नहीं थी। वो कहती है, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि तुम मेरी मॉम हो। तुम तो खुद ही किसी की मिस्ट्रेस हो। तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें अब तक शादी का दर्जा भी नहीं दिया, वाइफ़ का दर्जा भी नहीं दिया, और तुमने मुझे पैदा कर दिया था। एंजी की मॉम कहती, हाँ, हाँ, मुझे भी इस बात का रिग्रेट है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना था। दोनों यहाँ पर हमेशा इस बात को लेकर के लड़ते रहते हैं। एंजी जब वहाँ से जा रही होती है तो वो जीजी से मिलती है और वो और उसे गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। एंजी वहाँ से जा ही रही होती है कि फ़ोइन यहाँ पर एंजी के सपोर्ट में आता है और वो जीजी को बुली करते हुए कहता है कि ये मत बोलना कि तुम्हारे डैड मेरे अंडर काम करते हैं। ऐसा बोल कर के वो एंजी को लेकर के जाता है और उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है और कहता है, तुम्हें किसी और चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं हूँ तो मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। तभी यहाँ पर फ़ोन के वही मतलब जीजी के डैड का कॉल आता है और वो उसे कह रहे होते हैं एंजी को साथ में लेकर के आने के लिए, और फैमिली से मिलने का वक़्त तो आ ही गया था। एंजी जानती थी कि वहाँ जाकर के सिर्फ़ लड़ाई झगड़े ही होने वाले हैं, फिर भी वो जाती है यहाँ पर। और जब वो वहाँ पर जाती है तो जीजी और गू को पता चलता है कि एक्चुअल में एंजी और फ़ोन ने शादी का सर्टिफ़िकेट ले लिया है, तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि एंजी सिर्फ़ उसे रिवेंज लेने के लिए फ़ोन के साथ ये सब कुछ कर रही है। एंजी कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी वर्थ इट हो कि तुमसे रिवेंज लेने के लिए मैं ये सब कुछ करूँ? जीजी के फादर फ़ोन को स्टडी रूम में चलने के लिए बोलते हैं, बात करने के लिए। एंजी वहीं बाहर बैठी हुई थी, लेकिन उसे फ़ोन का फ़िक्र हो रहा था कि कहीं उसके फादर उसे डाँट ना लगाएँ। इस बात पर जीजी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि फ़ोन तुमसे सच में आगे शादी करने वाला है? देख लेना, अभी वो बात करके आएगा और तुमसे डाइवोर्स लेने के बारे में बोलेगा। इधर स्टडी में फ़ोएन जेजे के डैड को साफ तौर से मना कर देता है कि अगर तुम अपने फ़ॉरेन की कंपनी को डुबाना नहीं चाहते हो, तो तुम मेरे और एंजी के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आओगे। वो बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, क्योंकि वही उसका डैड जो था और उसने भी ऐसे फ़ोएन को छोड़े रखा हुआ था बाहर आकर के। जीजी के डैड कहते हैं कि वो फ़ोएन और एंजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जीजी इस बात से बहुत ही भड़की हुई थी और वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। इधर गू एंजी से मिलने के लिए आता है जब वो फ़ोन के घर पे उसके कमरे में रुकी हुई थी। एंजी को इस बात से बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर गू की पिटाई लगा देती है और कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी तरह कचरा नहीं हूँ जो 4 जगह मुँह मारूँ। तुम्हें जीजी पसंद थी, तुमने मुझे छोड़ कर के उसे चूज़ किया। अब मेरे पास वापस आने की कोशिश भी मत करना। ऐसा बोलते हुए वो उसकी पिटाई करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। गू को लग रहा होता है कि शायद उसने जीजी को चूज़ करके गलती कर दिया
और अब उसे अपनी इस गलती का रिग्रेट हो रहा होता है, लेकिन कुछ जो चीज़ें थी वो बदलने वाली नहीं थी। ये इंसान बहुत ज़्यादा ही मनी माइंडेड था। कमरे में जा कर के वो यहाँ पर एनजी के चोट पर दवा लगाती है। पूछती है कि आखिरकार तुमने जीजी के डैड को कैसे मनाया? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस फॉरेन कंपनी के कुछ शेयर्स मैंने उसे दे दिए और वो मान गया। अगले दिन इस तरीके से फू एनजी से मिलने के लिए जाता है। वो उसे अपनी जॉब से निकाल रही थी क्योंकि एनजी को पता चल गया था कि एक्चुअल में यहाँ पर फू कोई और नहीं, उसका सौतेला भाई है। क्योंकि उसकी मॉम मैरिड नहीं है ना, और वो जो था वो एक्चुअल में एनजी को पसंद करने लगा था। वो उसका स्टेप ब्रदर होने के बावजूद एनजी उसे कहती है कि देखो, ऐसा है कि ना तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने वाली हूँ, ना ही तुम्हारी फैमिली को। मैंने फ़ोन से शादी कर लिया है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगा। मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा था क्योंकि मुझे चीज़ें कन्फर्म करनी थी कि तुम एक्चुअल में मेरे स्टेप ब्रदर हो या नहीं, और फाइनली मुझे ये बातें कन्फर्म हो गई। आई एम सॉरी, मैं अब तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। लेकिन वो उसे कहता है बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं फ़ोन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंजी कहती है मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने फ़ोन को चूज़ कर लिया है। इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है। जीजी वापस से आकर के उसे एक्सीडेंट करने का कोशिश करती है। लेकिन एंजी उसे थुपलाते हुए कहती है कि बहन, ऐसा है ना कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस मैंने अब तक तुम्हें जवाब नहीं दिया। तुम्हें पता है ना कि फ़ोन अब मेरे साथ है, तो बेहतर होगा कि तुम फुट लो यहाँ से। ऐसे बोल कर के वो चली जाती है। अगले दिन वो लोग शादी का ड्रेस ट्राई करने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कि उसी शॉप में यहाँ पर फ़ोन और एंजी भी पहुँच जाते हैं। जीजी ने यहाँ पर एंजी का ड्रेस ट्राई किया हुआ था और उसे पसंद आ जाता, तो बोलती है कि मुझे यही चाहिए। एंजी कहती है कि सिर्फ़ एक ड्रेस ही तो है, वो कोई और ले लेगी, और वो कोई और ड्रेस यहाँ पर पसंद कर लेती है। वो यहाँ पर फ़ोन से कोल्ड वॉर कर रहा होता है, लेकिन फ़ोन उसे कहता है तुम्हें अपनी बीवी पर ध्यान देना चाहिए, कहीं वो भी तुम्हें ना निकाल दे वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। फिर एंजी यहाँ पर ऐसे शादी का ड्रेस पहन कर के आती है जिसमें कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है, तो गो भी उसे देखते रह जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंजी इतनी खूबसूरत लग सकती है। वैसे भी शादी के ड्रेस में तो सारे ही लड़कियाँ खूबसूरत लगती हैं। वो फ़ौरन से पूछती है कि कैसा लगा तुम्हें ड्रेस? तो वो कहता है कि तुम तो सारी ड्रेस में अच्छी लगती है। तो फिर वो लोग इस ड्रेस को फाइनलाइज़ करते हैं और शादी-वादी का आगे बात कर रहे होते हैं। दोनों ही बंदे यहाँ पर एंजी के पीछे पड़े हुए थे। ये देख कर के जीजी को जेलस होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो यहाँ पर पूरी तरीके से उसका नहीं हो पाया। दूसरी तरफ वो वापस से यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए जाती है और सॉरी, फू से मिलने के लिए जाती है, और फू यहाँ पर एंजी को अपने डैड का पर्सनल डायरी देते हुए कहता है कि तुम्हें इस डायरी को पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन एंजी कहती है मुझे तुम्हारे डैड के बारे में अब जानना नहीं है। यहाँ पर फ़ोरन की सिस्टर आई हुई थी, कज़न सिस्टर, जो कि एंजी से मिलती है, उससे बात-वात करती है। उसे कहती है कि उसके अंकल यहाँ पर हॉस्पिटलाइज़ है, चलते हैं मिलने के लिए। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में वो एंजी का डैड है। एंजी उससे मिलने के लिए जाती है तो कहती है मुझे पता है कि आप मेरा डैड हो, बट आई एम सॉरी, मैं आपके फैमिली में आने के लिए रेडी नहीं हूँ। आपने मेरी मॉम को कभी वाइफ़ का दर्जा दिया ही नहीं, तो मैं आपको अपने डैड का दर्जा कभी नहीं दे सकती। मैंने अपने मॉम को परेशान होते हुए देखा है। आपकी वजह से उन्होंने बहुत कुछ झेला है, तो आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर में कभी भी खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक कि मेरी मॉम कभी अलाउ ना करें। उसके डैड को इस बात का अफ़सोस था कि कंपनी सँभालने के लिए उन्होंने एंजी की मॉम को गर्लफ्रेंड नहीं रहने दिया, बट उन्हें पता नहीं था कि वो एंजी को लेकर के प्रेग्नेंट है। अमीर लोगों की ज़िंदगी हमेशा पैसे के पीछे ही भागने की होती है। पैसे के लिए उसने किसी और से उस समय शादी कर लिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अफ़सोस था कि अगर उन्हें पता होता कि उनकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उन्हें कभी नहीं छोड़ती। एंजी क्लब में जाकर के अकेले ही ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर गो आ जाता है। वो एंजी को संभालता है और एंजी यहाँ पर हैलुसिनेट कर रही होती है कि वो फूएन है, और वो गो को हग कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर फूएन आ जाता है और वो एंजी को अपने तरफ खींचता है। गो से फाइट करते हुए कहते हैं कि ये अकेले यहाँ पर क्यों ड्रिंक कर रही है। वो उनसे कहता है तुम्हें ये जानने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम अब इसके एक्स बॉयफ्रेंड बन चुके हो और एक्स बॉयफ्रेंड्स को हम कुछ भी नहीं बताते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर वो एंजी को संभालते हुए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एंजी फ़ोइन को कहती है कि लेट्स हैव बेबी। उसने यहाँ पर फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो फ़ोइन के साथ अपनी पूरी फैमिली आगे बनाना चाहती है। फ़ोइन ने इस बात को मज़ाक लिया था। वो दोनों यहाँ पर मेक आउट करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एंजी एक पार्टी में जा रही होती है जिसमें कि फ़ोन ने उसे इनवाइट किया था। यहाँ पर जीजी भी जाती है और वो एंजी को कहती है, अरे! तुम्हें किसने इन्विटेशन दे दिया यहाँ आने का?
वो पर्सनली एंजी को रिसीव करने के लिए आता है। जीजी को पता नहीं था कि वो जिसके पार्टी में जा रही है, वो ही तो है। वो उसको इंसल्ट करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एंजी कहती है, छोड़ो यार, गधों से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जीजी उसे कहती है कि मुझसे बदला लेने का बदला मैं तुमसे अच्छे से लूँगी। ऐसा कहते हुए फू को थप्पड़ मार देती है कि कल का है वो एक सेक्रेटरी मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। उसे पता नहीं है अंदर पार्टी में उसके साथ क्या होने वाला है। एंजी फू को अंदर पार्टी में लेकर के जाती है। वो जानती थी कि हाँ, अंदर पार्टी में जब यहाँ पर जीजी जाएगी तो उसे सच्चाई तो पता चल नहीं वाला है। यहाँ पर फोयन फू से बात फू से बात करने के लिए आता है, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। अब तक यहाँ पर उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पर जो फू है वो कोई और नहीं, एंजी का स्टेप ब्रदर ही है। उसने उसे ये बातें नहीं बताई थी, क्योंकि वो वैसे भी अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग जब पार्टी में अंदर जाते हैं तब यहाँ पर जानबूझकर के ज़िज़ी उन्हें परेशान करने के लिए काफ़ी महँगा स्टैचू तोड़ देती है। बातें यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाहर आने लगती है, तब उन्हें पता चलता है कि फू एक्चुअल में इस बड़े बिज़नेसमैन का बेटा है। जीजी के डैड उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाती हो हमेशा ही तमाशा क्यों क्रिएट करती हो। जीजी को बहुत बुरा लग रहा था कि कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके डैड यहाँ पर फू के डैड से माफ़ी माँग रहे होते हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। इन चीज़ों से गुस्से में आ कर के यहाँ पर जो जीजी थी वो एंजी का एक्सीडेंट करने का प्लान कर लेती है। अगले दिन फ़ोइन और एंजी कार से कहीं जा रहे होते हैं, तभी एक बड़ा-सा ट्रक उनसे टकरा जाता है। दोनों बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हुए थे। गो यहाँ पर एंजी को सेव करने के लिए आता है, तो वो उसे कहता है कि पहले एंजी को लेकर के जाओ। जब हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है तो वो सबसे पहले फ़ोइन के बारे में पूछ रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि फ़ोइन भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो बगल कमरे में है। अब वो जल्दी-जल्दी उसे देखने के लिए जाती है तो वो अभी बेहोश था। उससे बात करती है, होश में आने के लिए कहती है तो वो जग जाता है। रोशी से थैंकफुल थी कि फ़ोइन कम से कम ठीक है और वो होश में है, लेकिन उसे ठीक होने में काफ़ी वक़्त लगेगा। इधर उसके डैड भी एंजी से बात करने के लिए आते हैं, तो जीजी उसे पता नहीं था कि उसके डैड है और वो एंजी के फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। अगले कुछ दिनों बाद एंजी एक पार्टी में जाती है। वो पार्टी एक्चुअल में इम्पोर्टेंट था, दैट्स व्हाई यहाँ पर उसे ये अटेंड करना पड़ता है। जीजी वहाँ पर जाती है, वो एंजी कंसल्ट करते हुए कहती है कि एंजी का कोई शुगर डैडी है। तभी वहाँ पे फ़ोन आ जाता है। अब उसके डैड को सामने आना ही पड़ता है और वो यहाँ पर एंजी को कहते हैं कि एक्चुअल में ये मेरी डॉटर है, मैं उसका कोई शुगर डैडी वगैरह नहीं हूँ। ऐसा कह कर के वो चीज़ों को यहाँ पे क्लेरिफ़ाई करते हैं। जब जीजी को पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो गुस्से में आकर के वापस से यहाँ पर एंजी पर अटैक करने का कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन सेव कर लेता है उसे। फ़ोन सेव तो कर लेता है, लेकिन वो एंजी से बहुत ही गुस्सा था कि उसने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया कि ये इंसान उसका डैड है। एंजी उसे मनाने के लिए जाती है और कहती है कि मैं पहले इन चीज़ों को खुद क्लियर आउट करना चाहती थी और मैं उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया था। लेकिन फ़ोइन एंजी से गुस्सा था कि वो उसे अपनी फैमिली की सारी बातें शेयर करता है। दोनों हस्बैंड वाइफ और एंजी उसे इतना भी लायक नहीं समझती कि वो उसे पर्सनल लाइफ के बारे में बता सके। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। एंजी को समझ नहीं आता कि वो फ़ोइन को किस तरीके से मनाए। इधर जो गू था वो भी जीजी को डाइवोर्स दे देता है। जीजी उसे कहती है कि वो उसे डाइवोर्स नहीं देने वाली, वो उसे प्यार करता था। वो कहता है मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हें फँसाने के लिए मैंने जानबूझ कर के 3 साल पहले वो लव लेटर लिखा था, क्योंकि तुम अमीर थी। प्यार तो मैंने एंजी से ही किया था, लेकिन ये पैसे के चक्कर में मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। बेहतर होगा कि तुम डाइवोर्स दे दो, क्योंकि अब तुम गरीब हो और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में गुस्से में आकर के यहाँ पर जैसे ही उसने एंजी पर अटैक किया था, तो एंजी के डैड ने उसे इस तरीके से उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। अब जीजी को लग रहा था कि उसने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। वो अब तक इस बात से प्राउड थी कि गू ने एंजी को छोड़ कर के मुझे चूज़ किया। उसे खुद समझना चाहिए, जब एक बंदा पहली वाली को छोड़ सकता है तो दूसरी वाली उसके लिए क्या ही वैल्यू रखती होगी। फिर वो एंजी से लास्ट टाइम मिलने के लिए जाते हैं, माफ़ी माँगने के बहाने उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है। एंजी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर गू ऐसा कुछ करने वाला है। जैसे ही वो ड्रिंक करती है उसे नशा होने लगता है। गो उसे फ़ॉलो करते-करते उसे पीछे जाता है, वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है। इधर फ़ोन एंजी से काफ़ी गुस्सा था, उसका जो ये फ्रेंड था आकर के कहता है कि एंजी खतरे में है और तुम्हें अपना गुस्सा थूक करके उसे बचाने की ज़रूरत है। देखो गो उसके साथ क्या करने वाला है, वो उसे लेकर के गया। जब फ़ोन को एक्चुअल बातें पता चलती है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ कर के उसे सेव करने के लिए निकलता है। और इधर एंजी फ़ोएन को बता रही हो गो को बता रही होती है कि वो उसके पास कभी नहीं आएगी और फ़ोएन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो फ़ोएन के साथ अपना फ्यूचर आगे देखना चाह रही है।
गो एनजे के इस कॉन्फिडेंट जवाब से कहीं न कहीं समझ गया था कि अब वो वापस उसके लाइफ़ में कभी नहीं आने वाली है। थैंकफुली तब तक वहाँ पर फ़ोरन पहुँच जाता है। वो एंजी से गुस्सा होने के लिए उससे माफ़ी माँगता है और बोलता है कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। एंजी कहती है नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, बट मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रही थी। तुम खुद भी लाइफ़ से अपने इतने परेशान रहते थे। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर किस करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। जी, जी। तो बैंकरप्ट हो ही चुकी थी, अबू का भी कुछ यही हालत होने वाला था। और पूरी ज़िंदगी इस बात को लेकर के रिग्रेट ही करते रह जाता है कि उसने एंजी को क्यों ही छोड़ा। और फ़ोएन और एंजी फाइनली यहाँ पर एक-दूसरे को कन्फेस करते हैं कि वो दोनों कॉलेज टाइम से ही एक-दूसरे से प्यार करते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।